कराची गर्ल्स स्कूल का यह दर्दनाक वाकया, जहां के वॉशरूम में एक 12 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। यह वीडियो तेजी से वायरल क्यों हुई? इन सभी वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और सभी बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक और आगाही है। यह वाक्य इस स्कूल में मौजूद एक टीचर की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वह कहती हैं कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां ही अपनी क्लासों की तरफ जा रही थीं। मेरे शौहर मुझे छोड़ते हुए स्कूल अपने दफ्तर जाते थे। इनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वह जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स वॉशरूम काफी दूर थे, इसलिए मैं बच्चियों वाले वॉशरूम में पहुंच गई। लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी तो चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे अब उल्काइयां आना शुरू हो गई थी। इतने में ही दूसरी टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गई, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। और मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी कि क्या बात है, लगता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने परेशानी के आलम में इन्हें बताया कि मैं वॉशरूम में क्या मंजर देखकर आई हूं। वह एकदम हक्का बक्का हो गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि यह गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद ही नाक पर कपड़ा रखकर वापस आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासियां आ चुकी थी और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन इन्हें बुलाया और इनसे कहा कि जाओ, अंदर वॉशरूम में मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम की तरफ लेकर आओ। वह दोनों बड़ी ही मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गई, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और इसका सारा यूनिफॉर्म खून आलू हो चुका का था। और प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर्स टीचर्स और मैं भी स्टाफ रूम में पहुंच गई। बाकी की टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने यह हिदायत की थी कि आप स्कूल की दूसरी तलबा को देखें। यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि यह बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर तफी का जवाब इन्हें देना पड़ता। इसलिए वह इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर इन्होंने अपनी जानने वाली एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आकर इसने इस बच्ची का चेकअप किया तो वह कहने लगी कि इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर जल्दी इसे होश ना आया तो मुझे डर है कि यह मेन जा सकती है या फिर यह मर भी सकती है। डॉक्टर ने तो बुरी तरह से हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 2 बेटियों की मां थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। फिर वो लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और प्रिंसिपल साहिबा मुंह गौर से देखते हुए कहने लगी, यह बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि यह मामला क्या है? यह कब से चल रहा है? यह एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ही एक दिन की बात नहीं थी। काफी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी किया था, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थीं कि स्कूल की बच्चियों में यह बात फैल चुकी है और लाख छुपाने के बावजूद भी सरगोशियां में वह यही बातें कर रही हैं। अब प्रिंसिपल साहिबा मजीद डर गई।
इन्हें डर था कि स्कूल की साख मुतासिर होगी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वह स्कूल की चार दीवारी के अंदर हुआ था। इसलिए इनकी जान हवा हो रही थी कि अब वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। वो मुझसे कहने लगी कि किसी तरह भी इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो। इस बच्ची के वालिदैन को बुलाओ और इन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को इनके आश्रय छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर यह किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं था, क्योंकि फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने इस बच्ची के घर वालों को बुलाया। वह बच्ची यतीम थी, बस इसके सर पर इसकी मां का साया था और इसकी मां मेरे पड़ोस में ही घर की सफाई का काम करती थी, इसलिए इसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर जब वह हॉस्पिटल आई और इसे सारे मामले का बताया गया तो वह चीख चीख कर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। इसकी खों पर इस अस्पताल के काफी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से इसे खामोश करवाया और इसे धमकाया कि अगर वह चुप ना हुई तो इसी की बच्ची की बदनामी होगी। यह सुनकर वह खामोश हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़े ही बुरे तरीके से इसे पूछकछ करने लगी कि तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी, तुम कैसी मां हो, तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के इन लफ्जों से इस औरत के चेहरे का रंग उतर गया और वह बड़े ही हैरान से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद इसे इन्हें इस लहजे की और इस अल्फाज की तवक्कोल। साहिबा बस इसकी कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को इसकी मां के सर डालकर खुद वो वापस स्कूल पहुंच जाए और फिर इस मामले से किनारा अख्तियार कर लें, जबकि इसकी मां का कहना था कि मेरी बच्ची बहुत ही नेक है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह तो हमसे पूछ रही थी कि इसकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वह स्कूल के सिवा और कहीं नहीं जाती थी। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए इन्होंने इसे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना इसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। और फिर इन्होंने मुझे इशारा किया कि वापस स्कूल चलो, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो मेरी क्लास की बहुत ज़हीन बच्ची थी और वॉक ही बहुत नेक थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वह बच्ची कितनी पाकीज़ा है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो कुछ हुआ था इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ जरूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। यह स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए मैं इसकी मां को सब्र की नसीहत करते हुए प्रिंसिपल साहिबा के हमराह वापस स्कूल पहुंच गई। सारी टीचर्स में तजअसू था कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम स्कूल लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो दबी दबी सरगोशियां मुझे सुनाई देने लगी। हर लड़की इस बच्ची ज़ैनब के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे कि यह क्या मामला है, जबकि मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का वह मंजर मेरे दिमाग को घुमा रहा था, और एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वाकई ही यह कोई मामूली बात नहीं थी जिसको दबाया या छुपाया जाता, इसकी तो इन होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई थी और जो कुछ वहां से मिला था इसे भी जाया करवा दिया गया था। इस तरह दोपहर हुई और छुट्टी हो गई। सब हजारों सवाल जहन में लिए अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल था। मुझे ज़ैनब के पास जाना था। वह गरीब और मासूम बच्ची थी जिसे इस वक्त मेरी जरूरत थी। ना जाने इसे हो आया भी था या नहीं। मैंने रिक्शा लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में ज़ैनब का वजूद मेरे जहन में घूमता रहा। इसका खून आलूद, यूनिफॉर्म और वॉशरूम में पड़ा वह छोटा सा वजूद मुझे बुरी तरह से हिला गया था। मैं अस्पताल पहुंची तो ज़ैनब की मां ने बताया कि इसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें इसने अभी भी नहीं खोली, इसलिए डॉक्टर इसे मुलाकात की इजाजत भी नहीं दे रहे। फिर वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मिस नाइला, आपको तो पता है कि मैं बेवा औरत हूं, घरों में काम करके गुजारा करती हूं।
बस मैं यह चाहती हूं कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए ताकि इसका मुस्तकबिल मेरी तरह बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की चार दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि इसके साथ जो कुछ हुआ वह स्कूल में ही हुआ। यह तो कई महीनों पुरानी बात मालूम होती है। जैनब की मां कहने लगी, क्योंकि कुछ महीनों से मेरी जैनब स्कूल के नाम से कतराती थी, डरती थी। जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती कि अम्मा, मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो। जबकि पहले तो वह किसी सूरत भी स्कूल से छुट्टी के लिए तैयार नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से इसका दिल ओचाट होता जा रहा है, इसीलिए मैं इसे डांट डबक कर स्कूल भेज देती थी, यह समझाकर कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। जैनब की मां की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल्स टीचर भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़ी फ्री भी होते थे और इनके साथ तन्हाई में बातें भी करते थे। खास तौर से सरहद की तो आदत थी, वो मौका मिलते ही किसी न किसी लड़की के नजदीक होकर खड़े हो जाते और फिर बिला फजूल की बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी पर भी इस तरह शक नहीं कर सकती थी जब तक जैनब होश में आकर खुद कुछ ना बता देती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फोन आने लगा। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच गई थीं। मेरे लिए परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने जैनब की मां से इजाजत ली और कहा कि मैं शाम को आऊंगी। फिर मैंने इनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर मेरा जहन जैनब में ही उलझा हुआ था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने इन्हें सारा माजरा बताया, तो यह सुनकर वह हक्का बक्का रह गए। मुझे कहने लगे कि वह बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ भी पता नहीं चला? मैंने अपने शौहर को बताया कि वह एक यतीम बच्ची थी। मैं हमेशा से इसे परेशान ही देखती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका हाल बहुत अजीब था। वह क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी और इसके टेस्ट भी कुछ गलत आ रहे थे और पढ़ाई में भी वह कमजोर होती जा रही थी। बस बेदिली से सारा वक्त क्लास में बैठी रहती और इस बात को मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया था। फिर कुछ दिन पहले इसकी तबीयत भी काफी खराब थी। अक्सर बैठे बैठे इसे चक्कर आ जाते थे। वो बेंच पर सर टिका दिया करती थी और मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से वह शायद कमजोर और निढाल हो रही है। काश कि मुझे पता होता कि इसकी परेशानी के पीछे क्या वजह है, तो मैं इसकी मदद जरूर करती, तो मामला इस हद तक ना बिगड़ता कि आज वह जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर चले। वो मुझे अस्पताल ले गए। जैनब को अब होश आ चुका था। मैं फौरन इसके पास गई। मैंने इसका हाथ पकड़ा। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इसे कहा कि जैनब, मुझ पर भरोसा करो बेटे, और मुझे बताओ कि यह सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वह फूट फूट कर रो रही थी और मेरे लाख पूछने पर भी इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं डाला क्योंकि अभी भी इसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। मैं थक हार कर वापस घर लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन जैनब की मां इस बात के लिए राजी नहीं थी। इसे लगता था कि ऐसा करने से मजीद बदनामी होगी और प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और जैनब को इंसाफ भी दिलाना चाहती थी, और इसलिए अब मुझे ही कोई कदम उठाना था। मेरा शौहर मेरी नीयत जान गए थे। कहने लगे कि जो भी करना हो सोच समझ के करना, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही इस लड़की को और इसके बच्चे को देखा था, इसलिए तुम भी तफ्शश के दायरे का में आओगी। और यहां पर तो पुलिस तशश के नाम पर जीना मुहाल कर देती है। जंगल का कानून है कि बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे और तुम्हारी नौकरी पर भी इससे फर्क पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरा शौहर वही टिपिकल सोच रखता था। खुद को दूसरों के मामले से दूर रखना चाहता था, जबकि एक उस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता था कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्टूडेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराम करूं, और खासकर स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अगली ही सुबह मैं सीधे ही प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई
और मैंने इनसे कहा कि मैडम जैनब वाले केस को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसकी मां ने तो पुलिस कंप्लेन नहीं की, लेकिन हमें यह काम करना चाहिए। आखिर किसी ना किसी ने तो इसके साथ ज्यादती की है ना, और हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से इस बच्ची की हालत देखी है। इसने स्कूल के वॉशरूम में एक ना मुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वह 4 या 5 महीने की हामिया थीं। अगर ऐसे में वह मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? वह तो शुक्र है कि इसे होश आ गया और वह पहले से बेहतर है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किसी और बच्ची के साथ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं मिस नाइला। मैं इसकी मां को खामोश करवा चुकी हूं और जैनब के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवा दिए हैं। अब आप इस किस्से को खत्म समझे। जैनब की वजह से मिस फूल की साख को दांव पर नहीं लगा सकती हूं और ना ही अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती हूं। कुछ ही दिनों के बाद मेरी हज की फ्लाइट है। अगर इस मामले के खिलाफ मैंने एक्शन ले लिया और पुलिस कचहरी के मामलात में पड़ गई तो मेरा हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने 2 टोक लफ्जों में अपना फैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दिया और मैं अपना समूह लिए क्लास में पहुंच गई। आज क्लास में मौजूद पूरी 60 लड़कियां मेरी मुंतज थीं और मैं बार बार एक चेहरे को देख रही थी। अगर जैनब आज इस मुकाम पर थी तो कल को इनमें से कोई और बच्ची भी तो हो सकती है, और बस यही ख्याल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां जैनब के करीब बैठती थीं, मैंने इनसे भी सवाल जवाब करे। सबका यही कहना था कि जैनब का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो जैनब के साथ आती और जाती थी, इसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका के रख दिया। वह कहने लगी कि कुछ महीनों पहले कंप्यूटर के सर ने जैनब को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल जैनब कंप्यूटर में काफी कमजोर थी। इस बेचारी के घर पर कंप्यूटर जैसी सहूलत मौजूद नहीं थी और ना ही घर में कोई ऐसा था पढ़ा लिखा जो उसे कंप्यूटर के बारे में समझ सके। जब भी वह बार बार कंप्यूटर के टेस्ट गलत देती थी और कंप्यूटर के सर ने इसे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर समझा दूंगा। इस दिन वह मेरे साथ घर नहीं गई थी और इस दिन के बाद जैनब का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर इससे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वह मगरूर हो गई है और इसकी नजरों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं रही। इसलिए मैंने भी इससे बातचीत करना खत्म कर दी थी। यह कहकर वह बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सर हम्माद के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहां वहां भटकने के बजाय सीधा सरहामाद के सर पर पहुंचकर इनसे सवाल जवाब करूंगी। फिर छुट्टी के वक्त जब सारी टीचर्स निकल गईं और मैं और सरहामाद हम दोनों ही क्लासरूम में पहुंच गए तो मैंने इन्हें रोक लिया। वो निकलने ही वाले थे कि मेरी आवाज सुनकर पलट आए। मैंने मुस्कुराकर इन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है कि जैनब के साथ किसने यह सब कुछ किया है। मेरी यह बात सुनकर कर हम्माद बुरी तरह से चौंके और मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। कहने लगे, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको फौरन पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। मुजरिम को पकड़वाकर सलाखों के पीछे डालना चाहिए था। इतनी देर नहीं करवानी चाहिए थी। अब सर, हम्माद की यह बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि वह इतने मुस्लिम होकर यह सब जवाब कैसे दे रहे थे। अगर वह मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से इनसे पूछा कि आपने आज से 5 महीने पहले जैनब को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गए और कहने लगे कि मिस नाइला, आप मुझ पर शक कर रही हैं और आपको लगता है कि मैंने जैनब के साथ मैं खामोश रही। तो वह खुद ही बोल पड़े और कहने लगे कि जैनब वो कंप्यूटर में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी, इसलिए मैंने इसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि लैब में बिठाकर आराम से कंप्यूटर पर समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फोन आ गया। इसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वह अस्पताल में थी। आप भी जानती हैं कि 5 महीने पहले मेरे घर पर बेटी की विलादत हुई है और वो वही दिन था। मैं स्टाफ रूम में था जब मेरी बीवी का फोन आया। मैंने चौकीदार से कहा कि जैनब कंप्यूटर रूम में मेरा इंतजार कर रही है, इसे वापस घर भेज दो।
और मैं खुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस इस दिन यही बात हुई थी। आप चाहे तो जैनब से भी पूछ सकती हैं या फिर चौकीदार से भी इस बात की गवाही ले सकती हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं और मैं किसी भी बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। सर, हम्माद ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं लड़कियों से सिर्फ इसीलिए बातचीत करता हूं ताकि वह मुझसे सवाल जवाब करते हुए न हिचकिचा जाए, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेल टीचर से पढ़ना मुश्किल लगता है। वो अफसोस बड़ी नजरों से मुझे देखते हुए चले गए और मैं इनके जाने के बाद सोच में पड़ गई थी कि अगर सर हम्माद ने भी यह हरकत नहीं की तो फिर किसने की है। मुझे अब भी इनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने इसे कहा कि बताओ, 5 महीने पहले कंप्यूटर लैब में जैनब के साथ क्या हुआ था। मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि सर हम्माद की असलियत मुझे बता दे, लेकिन चौकीदार के चेहरे की रंगत ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और वह हक लाते हुए कहने लगा, बीबी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका अंदाज बता रहा था कि इसे कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है, इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इट्टिल करने जा रही हूं, क्योंकि मैं अब सारा सच जान गई हूं। मुझे खुद जैनब ने सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन चौकीदार ने अपना मुंह ना खोला। बस यही कहता रहा कि बीबी जी, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहिबा वहां पहुंच गई और गुस्से से कहने लगी, मिस नाइला, आपको समझ क्यों नहीं आता? यह बात अब खत्म हो गई है, आप अपने घर जाएं। कल मेरी हज की फ्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूं, इसलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को भी वापस भेज दिया था और इनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को मैं जैनब से मिलने गई तो मैंने इसे कहा कि तुम मुझे बताओ, कंप्यूटर लैब में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या सर हम्माद तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार? मेरी बात सुनकर वह इस तरह से रोई कि जैसे मैंने इसका कोई जख्म कुरेद दिया हो, और फिर इसने वो सच्चाई मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे रोते हुए बताया कि इस दिन स्कूल में सिर हम्माद ने मुझे रोका था, लेकिन इसकी जगह चौकीदार वहां आ गया था और फिर इसने तन्हाई का फायदा उठाकर इसे कंप्यूटर लैब में बंद करके इसके साथ ज्यादती की और इसे धमकी दी कि अगर इसने यह बात किसी को भी बताई तो वह इसे जान से मार देगा। वो खौफ ज़दा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो इसने यह बात चौकीदार को बताई, क्योंकि अक्सर चौकीदार स्कूल की छुट्टी के बाद इसके साथ ज्यादती करने लगा था। चौकीदार को इल्म हो गया था कि वह उम्मीद से है, लेकिन अपना गुनाह छुपाने के लिए इसने इसे बहुत सारी दवाइयां खिलाना शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से इसके पेट में शदीद तकलीफ शुरू हुई और फिर 2 दिन पहले इसने स्कूल पहुंचते ही स्कूल के वॉशरूम में 5 महीने के नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया था। अबॉर्शन की दवाइयों ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया था कि वह वहीं गिर के बेहोश हो गई थी। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचती तो शायद वह मर चुकी होती। यह सुनकर मेरी जान निकल गई और जैनब की वालिदा भी हैरान रह गई थी। शायद इन्हें भी यह नहीं मालूम था कि इनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही थी। सच्चाई जानने के बाद मैंने फौरन चौकीदार के बारे में पता किया और यह जानकर मैं बड़ी हैरान रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया था, क्योंकि इसे अपने पकड़े जाने का खौफ हो गया था। इसीलिए वह गांव भाग गया था। इसका गांव कौन सा था, वह कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। जैनब की मां ने मुझे पुलिस को इत्ला करने से और कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। वह मजीद जैनब की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिंसिपल साहिबा हज पर चली गई थी और मैं यह सोच रही थी कि क्या ऐसा हज कबूल होगा। वह चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन इन्होंने कोई कदम ना उठाया, बस अपनी साख को बचाने में लगी रह गई। मेरी सब वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अगर इनमें कोई तब्दीली देखें तो इनसे सवाल और जवाब करें। बच्चों को अपना दोस्त बनाकर रखें ताकि बच्चे खुलकर आपसे अपनी हर बात कर सके। आज के दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। इनके हर मामले पर नजर रखें ताकि वक्त पर ही आप हर ऊंच नीच से
आगाह हो सके। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की चीजों से हर वालिदीन, हर इंसान आगाह हो सके। क्योंकि आजकल हमारे माशरे में ये सब चीजें आम हो चुकी हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, यहां तक कि अस्पतालों में भी हमारी बच्चियां सेफ नहीं। आपके एक शेयर से क्या पता ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे लिए नेकी का जरिया बन जाए। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।